हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं कुमार मित्तल के बुक से मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण के थ्योरी वाले भाग को। यदि आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भाग देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसी पर क्लिक करके आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल की वीडियो। पाठ का नाम मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, ये भैया चैप्टर का नाम है, इसे आप पढ़ लीजिए। अब आइए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं क्या। पहली हेडिंग है भौतिक राशियाँ। क्या हेडिंग बेटा? भौतिक राशियाँ क्या होता है। तो आइए बच्चा भौतिक राशियों के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, भौतिक राशियों की सबसे पहले हम डिफिनेशन लिखेंगे। देखिए बेटा, जैसे पहली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, भौतिक राशियाँ वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो तथा उन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए और साथ साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सके, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। बच्चों उदाहरण क्या है? जैसे लंबाई हो गया हमारा, लंबाई क्या है आपकी? एक भौतिक राशियाँ हैं। द्रव्यमान क्या है आपका? एक भौतिक राशियाँ हैं। समय क्या है आपका? एक भौतिक राशियाँ हैं। दाब क्या है आपका? एक भौतिक राशि है। ताप क्या है आपका? एक ताप क्या है? एक भौतिक राशि है। उसके बाद चाल क्या है? एक भौतिक राशि है। और बल क्या है? एक भौतिक राशि है। तथा वेग क्या है? एक भौतिक राशि है आदि। बेटा ये सब आपकी भौतिक राशियां हैं, इन्हें वीडियो को रोक कर नोट कर लो। इसके बाद हम मूल राशियों की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी समझते हैं मूल राशियां क्या होती हैं। इसी के बाद बच्चों समझते हैं मूल राशियां, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मूल राशियां क्या होती हैं, जैसे कि आपको बता दें, विज्ञान में समस्त राशियों को लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा के पदों में पाया जाता है। ये राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इनका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और एक 7। देखो ये मूल राशियां लगभग 7 प्रकार की होती है। एक ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं, ज्वाला ये ट्रिक है। 10 ताप, यह एक ट्रिक है बेटा। इस ट्रिक को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप मूल राशियां लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो, इसका मतलब देखो, एक राशि ये हो जाएगा, दूसरी राशि ये इस अक्षर से हो जाएगा, तीसरी राशि इससे हो जाएगा। जैसे पहला जा है तो ज्योति तीव्रता, वा से विद्युत धारा, ला से लंबाई, दा से द्रव्यमान, सा से समय, पांचवी राशि समय हो जाएगा, और छठी राशि ताप, सातवीं परिमाप। तो सार राशियाँ आप इससे याद कर सकते हैं। जैसे भी हमने लिखा ना, जा से ज्योति तीव्रता, भाई पहला क्या है मेरा? ज्योति तीव्रता हम लिख सकते हैं कि नहीं? ज्योति तीव्रता पहली राशि हो गई। दूसरा हमारा क्या होगा? वा से विद्युत धारा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? इसी में देखिए सब है। तीसरा हमारा ला से लंबाई हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई। चौथा हमारा द्रव्यमान। पांचवा हो जाएगा हमारा समय, ठीक। और 6 हमारा हो जाएगा ताप, और 7वां हमारा हो जाएगा परिमाप। तो बेटा इतनी होती हैं परिमाप। परिमाप मतलब लिक्विड वाली चीज़ वस्तुओं को नापने के काम में आता है। तो मूल राशियाँ समझ में आया बेटा? ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। ये क्या है? ये हमारा एक ट्रिक है, ठीक। इस ट्रिक के माध्यम से हम मूल राशियाँ याद कर सकते हैं कितने प्रकार की होती हैं। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो बनाते रहेंगे, याद रखिएगा। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर क्या है? मापन। तो मापन क्या बेटा? मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है। एक तो ये हो गया बेटा आपकी हेडिंग। अब अगली हेडिंग क्या है, आइए वो भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, मात्रक क्या होता है आइए इसको देख लेते हैं। वह सर्वमान्य मानक जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना के लिए किया जाता है, तो वह भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। इससे पहले मापन मैंने पढ़ लिया था। अब आई मात्रक की बारी थी, मात्रक भी पढ़ लिया। अब उदाहरण देखिए, मात्रक का उदाहरण कहता हूँ। जैसे बेटा नंबर 1 उदाहरण नंबर 1 में हम ये लिख सकते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या लिखेंगे आप? मीटर लिखोगे, और मीटर को हम लोग एम से लिखते हैं ना, समझ में आया। और दूसरा बेटा द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान
का मात्रक क्या लिखेंगे? बता सकते हैं द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, किलोग्राम। इसे हम लोग बेटा केजी से लिखते हैं। और तीसरा जो हमारी हेडिंग है समय, 3 एग्जाम्पल बहुत है बच्चों। समय का मात्रक हम क्या लिखेंगे? समय का मात्रक हम क्या लिखेंगे? सेकंड, सेकंड। इसे हम इससे लिखते हैं SEC, सेकंड। ठीक है बेटा, वीडियो को रोककर नोट कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है मापन की प्रणालियाँ क्या होती हैं। बच्चों हम आपको बता दें, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर, मेरी बात समझिएगा, अलग अलग स्थानों पर, समझ गए ना बेटा, अलग अलग स्थानों पर मापन की अलग अलग समझ में आया बेटा, प्रणालियाँ प्रयोग होती हैं, प्रणालियाँ प्रयोग करते हैं या प्रयोग होती है, प्रयोग करते हैं। कितना समझ में आया? जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है। आइए देखते हैं बेटा कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं। देखिए बेटा, अलग अलग स्थानों पर मापन की अलग अलग प्रणालियाँ प्रयोग करते हैं जो निम्नलिखित है। आइए बच्चों नंबर 1 देखते हैं। पहले नंबर 1 के बारे में अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर नंबर 1 जो हमारा है वो MKS प्रणाली होगी। क्या होगा बेटा? MKS प्रणाली, MKS प्रणाली। अब आइए बच्चों इसका मतलब हम समझते हैं, समझ में आया बेटा? और बच्चों इसे हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्रिक सिस्टम, ठीक है, मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। अब आइए बेटा इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। इसकी डिफिनेशन को पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा इसमें होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। इस प्रणाली में देखो बेटा, इस प्रणाली में, ठीक बेटा, अब देखिए बेटा इस प्रणाली में बहुत ध्यान से, लंबाई को मीटर में, किसमें? मीटर, तभी इसका अक्षर है M, मीटर में। देखो इस लंबाई को मीटर में, इसमें समझ गया ना, मीटर। और द्रव्यमान को किग्रा में, मतलब किग्रा, किलोग्राम, जिसे हम लोग बोलेंगे किग्रा, ठीक है, कामा द्रव्यमान को, नहीं देखो क्या हुआ, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किग्रा में, और समय को सेकंड में मापते हैं। क्या करते हैं? समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक बेटा, इतना आपको समझ में आ गया ना? अब देखिए बेटा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया MKS प्रणाली। अब अगली प्रणाली हमारा जो दूसरा है, जिसे हम लोग CGS प्रणाली कहते हैं। ये जो प्रणाली है बच्चों, इसे हम दूसरे में फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर इसके बाद, अब ये E है, अब ये C है ना। अब देखिए, अब इसके बाद हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं बताएंगे हम, बहुत आसान तरीके से बताएंगे। इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, सेमी में समझ जाओगे, और द्रव्यमान को किग्रा में, केजी में, मेरी बात समझिएगा, और समय को सेकंड में, ओ हो, द्रव्यमान को ग्राम में होगा। किस में होगा? द्रव्यमान को ग्राम
ठीक है, मैं यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ, द्रव्यमान को ग्राम में, देखो सीजीएस, सी देखो सेंटीमीटर, ग्राम, समय को सेकंड में मापते हैं। तो यहाँ समझ में आया बेटा, इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ एक आखिरी और तीसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग हमारी क्या है? एफपीएस, एफपीएस प्रणाली। इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। ठीक बेटा, अब आइए इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। इसकी लिखने के बाद इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, इसमें होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए बेटा, इस प्रणाली में लंबाई को इस प्रणाली में लंबाई को फुट में, लंबाई को फुट और द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। ठीक बेटा, वीडियो को रोककर नोट कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर अगली हेडिंग है हमारी, मापन की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। आपको बता दे बेटा, मापन की यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। संकेत रूप से इसे एसआई प्रणाली कहते हैं। एसआई का अर्थ क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट होता है। बच्चों आपको यह बता दें, यह प्रणाली सन 1971 में आई थी। 1971 में आने के बाद, समझ रहे ना, तो इसे महासम्मेलन में, देखिए बेटा, पहले 1971 में इसके माप तौल के लिए महासम्मेलन के बाद प्रकाश में आई थी। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के सम्मेलन में समय समय पर की जाने वाली तो बच्चों उसी में समय समय पर बेटा उसमें बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं। आइए देखते हैं। एसआई प्रणाली में 7 मात्रक होते हैं। कितने मात्रक होते हैं इसमें? 7 मात्रक होते हैं। जैसे अब आइए देखते हैं, एसआई प्रणाली में 7 एसआई प्रणाली, गलत हो गया, चलिए, एसआई प्रणाली में 7 क्या बेटा? 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं। अब एक काम करते हैं, राशियां, मात्रक और बीमा। 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए बच्चों, अब यहाँ बीमा देख लेते हैं इनका। अब देखिए, जैसे मीटर का बीमा जो होता है एल होता है, स्क्वायर रूप में लिखना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। अब इसका बीमा कैपिटल एम होता है। अब इसका बीमा सी डी होता है। इसका बीमा ए होता है। समय का बीमा टी होता है। और केल्विन का बीमा थीटा होता है। मोल का बीमा MOL ये होता है। बच्चों अब आपको हम बता दें एक बात, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा। एसआई का देखिए इतना होने के बाद इसमें 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। कितने पूरक मात्रक होते हैं? 2। देखिए बेटा, 2 पूरक मात्रक होते हैं।
तो वो पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं? पहला आपका जो है वो रेडियन होता है, शायद मैं कंफर्म करके देख ले रहा हूँ। पहला क्या होता है बेटा? रेडियन, ठीक है। और दूसरा होता है स्टेरेडियन। क्या होता है बेटा? स्टेरेडियन। ये कोण का मात्रक होता है, ये घन कोण का मात्रक होता है, इतना याद रखना। अब बताइए, अब आपके पास कुल एसआई राशियां कितनी हो गई? क्या कुल एसआई राशियां या एसआई में कुल मात्रक, देखिए कुल मात्रक हम बताना चाहते हैं। पहला तो आपके पास कितना था? 7 ये थे। एक 2 3 4 5 6 7, 7 ये था, 2 इसमें ये आ गया, तो कितने हो गए टोटल? 9 हो गए। तो याद रखना बेटा, आपके पास कुल एसआई में कितने मात्रक होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, या न्यूमेरिकल चैप्टर का नाम कुमार मित्तल और जेएमएस टॉप क्लासेस टाइप करके आप सर्च कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं लंबाई का मापन। क्या पढ़ेंगे बेटा? लंबाई का मापन। लंबाई का मापन, ठीक बच्चों। लंबाई के मापन कैसे पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लंबाई का मापन में हम कई अत्यंत छोटी दूरियों का मापन कैसे करेंगे और अत्यंत बड़ी दूरियों का मापन कैसे करेंगे, ये सब हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, आइए बेटा चलते हैं अब इसको सॉल्व करने की तरफ हम, फिर उसके आगे बताते हैं उसके बाद। चलिए बच्चों, पहले नंबर पे हम ये लिखेंगे अत्यंत छोटी दूरियों का मात्रक। अत्यंत छोटी दूरियों का मापन। दूरियों का मापन, बेटा जो लिख रहे हैं वही सही है, मुंह से कभी कभी कुछ वर्ड निकल जाए उस पर ध्यान मत देना। ठीक है, आइए अब हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें? बच्चों अत्यंत छोटी में क्या आता है? देखो अत्यंत छोटी दूरी में जैसे अणुओं का व्यास, परमाणुओं का आकार मापने के लिए उपयोग की जाती हैं विधियां। किसके लिए? अणु, परमाणु, उनके लिए अत्यंत छोटी दूरियों को मापन किया जाता है। तो आइए बच्चों हम ए नंबर में पहले पढ़ते हैं। ए नंबर क्या बेटा? अवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग द्वारा परमाणु की त्रिज्या का गणना। चलिए, एवोगाद्रो, ठीक, परिकल्पना के उपयोग ठीक, उपयोग द्वारा परमाणु की त्रिज्या की गणना के द्वारा परमाणु की त्रिज्या की गणना, त्रिज्या की गणना। ठीक बेटा, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एवोगाद्रो परिकल्पना के उपयोग द्वारा परमाणु की त्रिज्या की गणना सीखने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, कुछ बात हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए पदार्थ में परमाणु प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। एवोगाद्रो के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में, बेटा पदार्थ के 1 ग्राम परमाणु में एवोगाद्रो परमाणु कितने होते हैं? 6.023 × 10 की पावर, बेटा हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, नोट डाल के लिख लेना। देखिए बेटा 1 ग्राम पदार्थ के 1 ग्राम में, पदार्थ के 1 ग्राम में, समझना, परमाणु 6.023 × 10 की पावर 23 परमाणु होते हैं बेटा, इतने होते हैं। 1 ग्राम में परमाणु होते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये भी काम आएगा। थोड़ा नोट डाल के हमने इसीलिए लिखवा दिया है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब देखिए एक बात और, ये परमाणु पदार्थ के लगभग 2/3 आयतन घेरते हैं। ये जो परमाणु होते हैं, ये नोट कर लेना बेटा, ये जो परमाणु होते हैं वो पदार्थ का 2/3 आयतन घेरते हैं। समझ गए ना? अब आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, समझ लेना बेटा। और एक थोड़ा सा और पॉइंट लिख लेना,
अब देखिए अभी हम आगे बता देंगे, नोट डाल के नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा अब सॉल्व करते हैं। माना, अब यहाँ से हम उसको कैलकुलेट करने चलना बच्चों। कैसे कैलकुलेट करेंगे? माना पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग m मान ले रहे हैं, ठीक। और पदार्थ के भार को क्या मान ले रहे हैं? पदार्थ के भार को, कौन सा भार? परमाणु भार बेटा। कौन सा भार? पदार्थ का परमाणु भार को हम लोग कैपिटल M मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पदार्थ द्वारा घेरा गया आयतन, पदार्थ द्वारा या पदार्थ का आयतन क्या मान ले रहे हैं? पदार्थ का आयतन। देखिए एक ही पदार्थ का भार कितना है, पदार्थ का परमाणु भार कितना है, पदार्थ का आयतन कितना है, और पदार्थ और परमाणु की त्रिज्या कितनी है। भाई पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनेगा, तब परमाणु की त्रिज्या मान ले रहे कितना? परमाणु की त्रिज्या कितना मान ले बेटा? r मान ले रहे हैं। ये सब मानना पड़ेगा। अब इसके बाद देखिए एवोगाड्रो संख्या क्या मान ले रहे हैं? x मान ले रहे हैं। एवोगाड्रो संख्या कितना मान ले रहे हैं? कि संख्या बराबर n, इतना मान लिया। अब देखिए अब इसके बाद कैलकुलेशन का काम चालू करते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अतः ठीक, अब देखिए 1 ग्राम पदार्थ में, 1 ग्राम पदार्थ में परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितना मान लें हम? n, एक मिनट, कितना मान लेंगे हम? 1 ग्राम परमाणु। देखिए मेरी बात समझिएगा, n/m परमाणु भार से भाग दे दिया। भाई परमाणु की संख्या कैसे निकले? भार पर n क्या है बेटा? एवोगाड्रो संख्या। अब ये m क्या है? कुल द्रव्यमान। तो 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर में और परमाणु भार से भाग देना पड़ेगा। भाग दे दिया। अब 1 ग्राम की बदली अगर हम आपसे कहें नहीं 1 ग्राम में नहीं, m ग्राम में बताओ, m ग्राम में पदार्थ के या पदार्थ में परमाणुओं की संख्या बताओ, परमाणुओं की संख्या। तब आप क्या बताएंगे आप? भाई m से गुणा कर देंगे इसमें, और क्या करेंगे हम? तो m गुणे n/M हो जाएगा। स्मॉल m कैपिटल N का मतलब समझ रहे हैं ना आप? यहाँ मैंने बता दिया स्मॉल m कैपिटल N का मतलब। अब इसके बाद ये हो गया ना, एक परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन। अगर हम कहें आपसे एक परमाणु का आयतन, तो एक परमाणु का आयतन मतलब परमाणु गोल होता तो गोले का आयतन क्या लिखोगे? 4πr³। भाई परमाणु का आयतन ये हो जाएगा। इतना समझ गए? अच्छा, अगर हम कहेंगे पदार्थ के, देखो पदार्थ के सभी परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, भैया अभी तो एक परमाणु का था, अब पदार्थ का निकालेंगे ना, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर? बहुत ध्यान समझिएगा। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो पदार्थ के सभी पदार्थ के सभी परमाणुओं का आयतन। अब हम कैसे निकालेंगे बेटा? अब यहाँ समझने की बात है, आयतन है ये। अब देखिए बेटा सबसे बड़ी बात यहाँ आ गया। अब इसका आयतन इधर हम सॉल्व करते रहे। देखो तो इसमें गुणा हो जाएगा इनका। देखो कितने m ग्राम में परमाणुओं की संख्या, कुल कितने परमाणु हैं? m गुणे N/M और गुणे आयतन 4/3 एक परमाणु का πr³। अब ये हो गया कुल नंबर। अब इसे सॉल्व तो कर नहीं सकते, करना होगा, करेंगे भी आगे चल के। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद कहानी समझिए। अब इसके बाद की कहानी आप ये समझिए पहले मेरी। अब हमने क्या कहा बेटा? इसके बाद की कहानी ये है, इधर अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बताई थी कि जो परमाणु हैं, कौन? जो परमाणु होते हैं, तो परमाणु पदार्थ का आयतन, देखो बेटा परमाणु जो होते हैं वो पदार्थ का 2/3
आयतन लेते, आयतन घेरते हैं। क्या करते हैं? घेरते हैं। इतना समझ गया बेटा? घेरते हैं। तो इसका यह मतलब हो गया। तो अब देखिए परमाणु और पदार्थ दोनों में क्या अंतर हो गया? परमाणु 2/3 आयतन घेरते हैं ना। अब एक काम करो, V क्या है? पदार्थ का आयतन। किसका आयतन था? पदार्थ का आयतन था। ठीक है। अब यहाँ पर हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, कुल आयतन कितना होगा। अगर हम कुल आयतन की बात करें, कुल आयतन तो 2/3V। भाई 2/3 आयतन को V से लिखते हैं। कुल आयतन, अब एक इधर तो भी निकालें कुल आयतन। देखो पदार्थ के सभी परमाणुओं का आयतन, ये भी तो कुल आयतन होगा। तो ये कुल आयतन बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब क्या होगा? आइए बराबर कर लेते हैं। अब देखिए हमें त्रिज्या निकालना है, इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं, इसको समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। चलो भैया अब बराबर करो, m गुणे n बटे कैपिटल M गुणे 4/3 पाई r क्यूब बराबर 2/3V। अब कुछ कट रहा तो काट दो, V से V, 3 से 3 कट गया। अब कुछ कट रहा है क्या? अब हमें ऐसा नहीं लगता कुछ कटेगा। अब देखिए बेटा 2 से 2 भी कट रहा ना, 2 एक कम 2 दूनी 4। देखिए बच्चों इसके बाद अब देखिए यहाँ से हम r क्यूब को केवल रोकेंगे, r क्यूब को रोकेंगे। अब देखिए डिनोमिनेटर में m इधर जाके तो हो जाएगा Vm, और बटे में क्या जाएगा? जो इधर बचे हैं, क्या बचा है? स्मॉल m बचा है, कैपिटल N बचा है, 2 पाई बचा है। यही तो बचा है बेटा ना। अब हम इसके इधर से जब पावर हटाएंगे, r का मान इधर से हम हटाएंगे तो इधर हो जाएगा Vm बटे 2 पाई स्मॉल n कैपिटल N। लिखने के बाद इसकी पावर लिखेंगे 1/3। क्या लिखेंगे? 1/3। ये हमारा जो आ गया आंसर। ठीक बेटा, इधर यू जाके पावर इनवर्स में हो जाएगा, 1/3 आ गया पावर। मेरी बात समझिएगा, ये 1 है, ये बटे है, और ये 3 है। ठीक, 1/3 हो गया। अब आपको पता है बेटा m क्या है, सब बता ही दिया था हमने इससे पहले। तो ये है त्रिज्या का सूत्र बेटा। ये क्या है? यह सूत्र है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बच्चों, अत्यंत बड़ी दूरियों के मापन के लिए हम क्या करते हैं? कुछ प्रमुख विधियों का उपयोग करते हैं जो निम्नलिखित है। आइए देखते हैं। जैसे बेटा बहुत बड़ी दूरी, बहुत, मेरी बात समझिएगा, बड़ी दूरियां। अब बहुत बड़ी दूरियों में क्या होता है? जैसे अब जैसे में क्या, पर्वत की ऊंचाई हो गई आपका, पर्वत की ऊंचाई हो गई, मेरी बात समझिएगा। और चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी हो गई, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी, ये हो गई। अब देखो बेटा इनको ज्ञात करने के लिए हम किसका भी, देखिए दूरी हो गई ना, आदि को माधुरी, आदि का मापन करने के लिए, मापन करने के लिए प्रमुख विधियाँ, देखो निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं, विधियों का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए बेटा, अब इसके बाद जो हेडिंग हमारा है, ए फॉर एप्पल, ए नंबर। अब यह विधि कैसी है? चंद्रमा के व्यास की गणना ये करते हैं। किसके? चंद्रमा के व्यास की गणना। ठीक बेटा, अब इसको कैसे करेंगे? अब आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, मान लिए जो बिंदु P है ये हम प्रेक्षक बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? प्रेक्षक बिंदु। ये कहाँ पर है? ये पृथ्वी पर है। कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। ठीक है, पृथ्वी पर है। अब दूरबीन की सहायता से आप देख रहे हो,
ये कितने का एंगल बन गया है, ये थीटा का कोण बन गया है। समझ रहे हो ना। देखिए बेटा, अब माना पृथ्वी तल पर प्रेक्षक बिंदु P है। यदि चंद्रमा को दूरदर्शी द्वारा देखा जाता है, ये दूरदर्शी है, दूरदर्शी द्वारा देखा जाए तो दूरदर्शी में चंद्रमा का पृथ्वी में एक वृत्त के रूप में बनेगा। किसके रूप में बनेगा, वृत्त के रूप में बनेगा। तो माना प्रेक्षक बिंदु क्या है, P है, और चंद्रमा का जो व्यास है वो AB है। क्या है, AB पर बना कोण कितने का है, थीटा का है। तो आप यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हैं, माना प्रेक्षक बिंदु P पर चंद्रमा का व्यास, ठीक है, चंद्रमा का व्यास AB, तो व्यास हो गया बेटा AB, ठीक है, द्वारा बना कोण थीटा है, थीटा का कोण बन गया है। अब बताओ, अब देखिए माना चंद्रमा का रेखी व्यास, देखिए क्या माने अब यहाँ पर, देखिए इस दूरी को हम S मान ले रहे हैं, इसका रेखी व्यास को हम लोग D मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, D मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा मेरी बात समझिएगा, अगर हम इसको D मान लें तो AB मेरा किसके बराबर हो जाएगा, अगर ये S है तो AB मेरा S होगा। तो मेरे कहने का यह मतलब है, अब मेरा AB किसके बराबर हो गया, D के बराबर हो गया। ये क्या है, चंद्रमा का व्यास हो गया। और जो मेरा PA और PB है ये मेरा S हो जाएगा। क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। अब इतना तो पता है भाई, ये क्या है, ये पृथ्वी और चंद्रमा की माध्य दूरी है S। इसे हम क्या बोलेंगे, चंद्रमा का व्यास हो गया। ये क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा, सर ठीक बेटा, पृथ्वी और चंद्रमा की माध्य दूरी, पृथ्वी और चंद्रमा की माध्य दूरी है। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम आपको एक फार्मूला बनाते हैं, सूत्र। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है ना। अब बताइए चाप मेरा क्या है, अगर चाप की बात करें तो चाप इसमें है क्या, यही सबसे बड़ी बात। देखो कोण थीटा हो गया, कोण थीटा मान ले रहे हैं, और चाप को हम बहुत करेंगे तो यहाँ मान ले रहे हैं D। किसको मान ले रहे हैं, चाप को D मान ले रहे हैं। चाप हमारा ये हो गया, अगर ये कोण है तो ये चाप हो जाएगा मेरा पूरा। क्या हो जाएगा, चाप। तो चाप हमारा AB हो जाएगा, कुल मिला के AB लिख दे रहे हैं, और त्रिज्या जो हमारा हो जाएगा PB हो जाएगा। तो कोण AB जो है D है और ये S है। अब यहाँ से D का मान अगर हम निकालें तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी थीटा गुणे S। क्या आ जाएगा, थीटा गुणे S। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है बेटा, यही दूरी है। S ज्ञात होने पर, मेरी बात सुनो, अगर S आपको ज्ञात है, थीटा का मान आपको पता है, माप कर थीटा का मान माप कर चंद्रमा की क्या ज्ञात कर सकते हैं, व्यास ज्ञात कर सकते हैं। भाई D क्या होता है, व्यास होता है ना, ये क्या है, व्यास है, तो चंद्रमा का व्यास हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक बेटा, वीडियो रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए बच्चों, हम लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करना सीख रहे हैं। कुछ समीपवर्ती तारे ना लगभग 100 प्रकाश वर्ष से कम की पृथ्वी से दूरियां लंबन विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ देखते हैं लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी ज्ञात करना। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, इसमें लगभग 100 वर्ष प्रकाश के दूरी से कम वाले वस्तुओं को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तारे हैं, 2-3 तारे हैं, तो ये तारा दूर स्थित है और ये निकट स्थित। ये देखिए, अब ये क्या है, ये सूर्य हमारा सन। अब देखिए 6 महीने पहले देखिए पृथ्वी यहाँ होगी, पृथ्वी ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये जो है ये पृथ्वी है। देखिए यहाँ पर कब होगी, यहाँ लिखेंगे हम पृथ्वी की स्थिति है, ये पृथ्वी की स्थिति। और किस स्थिति बेटा, ये 22 जून में, लगभग 22 जून में यहाँ होती है। ठीक है, उसके बाद और 22 दिसंबर को यहाँ होती है, मतलब पृथ्वी की स्थिति
पृथ्वी की स्थिति ये कब होगी? अब ये होगी लगभग 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर। ठीक है, देखिए बेटा 22 दिसंबर और 22 जून, देखिए 22 जून में सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर में सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हम एक तारा मान लिए ये वाला, अब इस तारा को इसमें मिलाने जा रहे हैं। जब यहाँ से अगर इसको देखें हम तारे को, अब पृथ्वी से देखते हैं ना तारे को, भाई पृथ्वी से हम तारे को देखा, यहाँ भी देखो पृथ्वी से हम तारे को देख रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी से तारे को देखा। अब ये बताइए आप, अब यहाँ पर φ1 एंगल, पृथ्वी से कितने का एंगल बना? φ1 का। यहाँ से पृथ्वी से कितने का एंगल बना? φ2 का, φ1 φ2। अब ये जो दोनों एंगल होगा वो दोनों क्या होगा? अगर इसका बीच वाला पॉइंट करें तो इधर φ1 हो जाएगा, इधर आपका φ2 हो जाएगा, तो टोटल आपका एंगल कितना हो जाएगा? φ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? φ। अब ये दूरी को आप s मान लेना, s। अब इसको भी दूरी को हम s मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं? s दूरी। इतना तो समझ में आ गया। और सुनो, ये भी दूरी मेरी s है, ये दूर की है, जो दूर तारे की दूरी है, पास तारे की, देखो दूरी कहीं दूर हो चाहे पास हो हम s मानेंगे। और दो पृथ्वी की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं b। क्या मान ले रहे हैं बेटा? हम b मान ले रहे हैं। ठीक है, इनके बीच की स्थितियों को हम मान ले रहे हैं b। अब देखिए इतना तो मैंने बना दिया, अब इसकी बात की कहानी क्या है उसको हम समझते हैं। पहले उसको समझेंगे तभी काम हो पाएगा। समझ गए? आइए चलिए बच्चों, ये पृथ्वी की माना एक तारा s की दूरी जो पृथ्वी से ज्ञात करनी है, और ये एक तारा n है जो n दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर ये सब कुछ हमने इसमें मान चुके हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? माना, अब यहाँ से हम सॉल्व करना चल रहे हैं बेटा। माना 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, पहले हम 22 दिसंबर ले रहे हैं बेटा, 22 दिसंबर ये वाला स्थिति, 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति ए पर होगी, कि स्थिति ए पर है। कहाँ पर है? ए पर है। अतः 6 माह बाद, अतः 6 माह बाद, 6 महीने बाद 22 जून को पृथ्वी की स्थिति बी होगी। 6 महीने बाद 22 जून को पृथ्वी की स्थिति क्या होगी? पृथ्वी की स्थिति बी होगी, बी पर होगी। अब समझिए, अब इसके बाद तारे n तथा s। अब मेरी बात समझिएगा, तारा n है, इससे कुछ तारा n और भी मान सकते हैं, नाम यहाँ नहीं दिया है। तारा n और s के बीच का कोण क्या है? s। s मतलब ये दूरी को भी डिनोट करेगा। n s के बीच के कोण कितना मान ले बताओ? n s के बीच के कोण को हम मान ले रहे हैं क्या? φ1। ठीक है, इसी प्रकार s के बीच कोण हमारा क्या है? φ1 है। ठीक है। ठीक, इसी प्रकार मेरा 22 जून को φ2 होगा ना, इसी प्रकार। इतना समझ गया? φ1 है। अब देखिए, अतः कुल कोण, भाई लिख लेना, इसी प्रकार वो भी लिख लेना। जब देखो बी स्थिति होगी तारे NS के बीच का कोण φ1 होगा, और ना जब ए स्थिति होगी तब, ये हम यहाँ बता दिया ना कि 22 जून को पृथ्वी की बी स्थिति होगी, दो स्थिति ए पर भी φ1 कोण होगा, स्थिति बी पर φ2 कोण होगा। अब कुल कोण, अगर कुल कोण हम निकालना चाहते हैं तो φ बराबर φ1 प्लस φ2 हो जाएगा मेरा कुल कोण। ठीक है, अब ये लंबन कोण हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? लंबन कोण। फाई हमारा क्या हो जाएगा? लंबन कोण जो हमारा वो है फाई है। ठीक है, ये लंबन कोण हो जाएगा। अब आप फार्मूला जानते हैं, चूंकि बराबर क्या? कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, ये होता है कोण बराबर फार्मूला।
अब देखिए कोण हम फाई मान ले रहे हैं, कोण क्या मान ले बताओ भाई, मानना तो पड़ेगा ही, कोण को हम फाई मान ले रहे हैं। चाप हमारा ए बी हो जाएगा, ए बी, और त्रिज्या हमारा या ऐसे चाहे एस बी मान लो, चाहे ऐसे मान लो या एस बी मान लो, यही तो मान सकते भाई, त्रिज्या यही मानोगे ऐसे या एस बी। अब देखिए बेटा, अब आपसे हम कहें फाई फाई है और ए बी के बीच की दूरी क्या मानोगे, डी मान लें, बी मान लें, बी। देखिए ए बी के बीच की दूरी मैंने क्या माना है, बी माना है, तो बी हो गया। और ऐसे एस बी की देखो, ऐसे एस बी के बीच की देखो, इसे एस मानना पड़े, इस पॉइंट को एस मान लो। मान लीजिए एक तारा, इसकी स्थिति एस हो गया, दूरी भी एस है, पॉइंट की स्थिति भी एस है, इसी वजह से देखिए लिखा एन एस के बीच का कोण, ये एन है ये एस है, ये वाला तारा एस है, ये एन, इनके बीच का कोण क्या है, अभी दूरी को हम एस मान ले रहे हैं, ठीक है। इसे कोई और पॉइंट मान सकते थे, एस भी मान लो या एस डैश मान लो, ठीक है। यहाँ एस डैश मान लोगे तो यहाँ एस डैश हो जाएगा, समझ में आ गया। हाँ अब देखिए बेटा, एस डैश और बी, एस डैश बी होगा ना दूरी, ठीक, इनके बीच की दूरी ये हो गया। अब यहाँ से हम एस का मान निकालें तो क्या आएगा, अब एस का मान अगर हम यहाँ निकालते हैं तो एस का मान आएगा बी बटे फाई, क्या आ जाएगा, बी बटे फाई आ जाएगा। अब देखिए बेटा, अब मेरी बात समझिएगा यहाँ पर, जहाँ अब देखिए इतना करने के बाद जहाँ बी क्या है, सूर्य के परिता, देखिए सूर्य के परिता पृथ्वी की कक्ष का व्यास है, सूर्य के परिता पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी की कक्ष का व्यास है। अब लगभग 2 AU होगा, 2 AU। AU का मतलब क्या होता है बेटा, हम आपको बताते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है इसका मतलब। अब आइए बच्चों, AU का मतलब बता दे रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसका नाम होता है बेटा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल थोड़ा सही कर लीजिएगा बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, CAI, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब एक बात बता दें आपको, एक AU में, मेरी बात समझिएगा, एक AU में होता है 1.5 गुणे 10 की पावर 11 मीटर, 11 मीटर होता है। अगर हम B की बात करें, B हमारा 2 AU हो, तो B बराबर मेरा हो जाएगा 2 AU का मान 1.5 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। जब गुणा करेंगे तो 1.5 दूनी 30, 3.0 लगभग आएगा 11 मीटर, तब ये आ जाएगा हमारा B का मान, समझ गए। देखिए लंबन कोण, देखो फाई है, फाई को रेडियन में माप कर इसी प्रकार एस की गणना करते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो को रोककर नोट कर लो। देखिए बेटा आगे हेडिंग है, प्रतिध्वनि विधि अथवा परावर्तन विधि द्वारा बड़ी दूरी की गणना। बच्चों माना किसी दूर स्थित, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, किसी, देखिए बेटा दूर स्थित पहाड़ी से सीधे परावर्तन के आने के बाद बेटा, जब आप किसी पहाड़ पे जाके चिल्लाओगे तो आपकी ध्वनि वापस आएगी ना। किसी दूर स्थित पहाड़ी से सीधे परावर्तन के आने के बाद या आने वाली ध्वनि को, आने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनित कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब आगे आके देखते हैं, इस विधि से दूर स्थित
इस विधि से दूर स्थित पहाड़ी की दूरी ज्ञात करते हैं। किसकी? पहाड़ी की दूरी ज्ञात की जाती है, ज्ञात की जाती है। आइए बच्चों अब ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम एक पहाड़ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, फिर से हम सॉल्व करेंगे। देखिए मान लिया हमने, मान लिया ये पहाड़ है, ये क्या है? पहाड़ है, ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ हो गया, ठीक है, ये पहाड़ है बहुत दूर। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिसे हम लोग एस नाम दे दिया, जिसे एस डैश नाम दे दिया। ये क्या है? ध्वनि स्रोत, ध्वनि स्रोत है ये, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगी, ठीक है। अब समझिए मेरी बात। अब यहाँ से ये पहाड़ कितनी दूरी पर है? यहाँ से पहाड़ आपका यहाँ पर है, इतनी दूरी पर। तो इस दूरी को हम एस मान ले रहे हैं। क्या मान लिया? एस। और ध्वनि की जो स्पीड है वो बी मान ले रहे हैं। भाई ध्वनि किस स्पीड से जा रही है? वी। अब इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? एस हो गई। इनके बीच की दूरी कितनी है? एस है, और ये एस डैश पॉइंट है। अब बताइएगा यहाँ पर, इस विधि से बंदूक, देखो बेटा, इस विधि में बंदूक से दूर स्थित पहाड़ी की ओर छोड़ने पर, गोली को छोड़ने पर, तो प्रतिबिंब या प्रतिध्वनि के सुनने की क्षणों का अंतराल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, अब यहाँ पर समझो। पहले मान लिया बेटा आपने यहाँ से एक बंदूक की गोली छोड़ी, तो अब ये देखिए आवाज़ यहाँ होगी, आवाज़ जाएगी, टकरा के बाद में भी आपको सुनाई देगी। तो जब सुनाई जो देगी उसमें समय अंतराल होगा। तो माना समय अंतराल, समय अंतराल क्या मानोगे? टी मान लोगे। क्या मान लोगे? समय अंतराल आपका टी है। तो ध्वनि की चाल क्या होगी? अगर समय ये है तो चाल क्या होगी? चाल वी मान लो। समय क्या है? टी है, तो चाल क्या है? वी है। तब दूरी क्या होगी? अब बताओ, अब जब मेरी बात सुनो, अब दूरी दोगुनी होगी, पहले जाएगी फिर आएगी तब सुनाई देगा ना। तो ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी, ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी। अब बेटा इतना जाने में लगेगा एस, फिर उतना आने में लगेगा एस, तो टोटल दूरी 2s हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 2s। अब आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, हम जानते हैं, लिख सकते हैं, हम जानते हैं, वी नो डैट। क्या जानते हैं? दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो दूरी 2s है, चाल v है, समय t है। अब इधर सॉल्व कर ले बेटा। अब s का मान इधर निकालेंगे तो v इंटू टी बटे 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखो बेटा, मान लिया ये पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी। और ये मान लिया चंद्रमा है, क्या है बेटा? चंद्रमा। अब आपके पास देखिए पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लेजर ज्ञात करने की लेजर विधि। लेजर का मतलब ये हुआ, आप यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से एक आप लेजर लाइट को गुजारेंगे। लेजर लाइट पहले जाएगी, पहले क्या करेगी? जाएगी, फिर इससे टकरा कर वापस आएगी। गई, टकराई, वापस आ गई। देखो गई, टकराई, वापस आने। अब लगा कुल समय, देखो कुल समय कितना लगा? कुल समय आपका लगा टी। अब बताइए, अब ये मेरी बात, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब देखिए लेजर मतलब चंद्रमा जो है यहाँ से गया लेजर और यहाँ टकरा के वापस आया, समय कितना लगा? अब इसकी दूरी को हम ऐसे मान ले रहे हैं। मान लीजिए इतनी दूरी कितनी लगी? इतनी दूरी क्या? एस। तो अब देखियो, लेजर द्वारा तय की गई कुल दूरी ना, यही ना। देखो बेटा, लेजर द्वारा तय की गई कुल दूरी मेरी कितनी होगी बता दें हम? एस जाने में लगेगा, अब एस आने में लगेगा, टोटल कितना लगेगा? 2s। भाई एस जाने में एस आने में टोटल कितना लगा? 2s लगा। अब आगे देखिए, ये हो गया। अब बताइए लेजर की चाल, लेजर की चाल कितनी होगी?
सी होगी बेटा। प्रकाश की लाइट, लेजर जो होती है लाइट ऑफ स्पीड होती है, प्रकाश की चाल से चलती है। अब आपको पता है सी का मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए कि नहीं मेरी बात बच्चों? अच्छा, समझ में आ गई। अब आपको हम एक बात बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? दूरी बराबर क्या होती है, हम जानते हैं। वी नो डैट लिख दे रहे हैं, हम जानते हैं। बताइए दूरी बराबर क्या होती है? दूरी बराबर होती है चाल गुणे समय। क्या होती है? चाल गुणे समय। अब देखिए बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? दूरी आपका 2s है भाई। दूरी कितना है? 2s है। चाल आपका c है, समय आपका t है। तो s का मान निकालेंगे c गुणे t/2, यही आएगा ना। तो ये आगे दूरी। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे की तरफ हम कुछ हेडिंग और देखते हैं। चलिए बच्चों, द्रव्यमान का मापन यहाँ देखते हैं हम। क्या देखेंगे? द्रव्यमान का मापन। अब द्रव्यमान का मापन कैसे करेंगे, आइए थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए बच्चों, माना, देखिए द्रव्यमान का मापन यहाँ करना है वस्तु का वह गुण जिससे वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, वह जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप कहलाता है। माना आइए बच्चों हम मानते हैं। क्या माना? माना वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। क्या मान ले बेटा? वस्तु को द्रव्यमान को हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और उस पर कार्य करने वाला बल, वो ना, वस्तु पर कार्य करने वाला बल, वस्तु पर कार्य करने वाला बल को हम क्या मान ले रहे हैं? F मान ले रहे हैं। मेरी बात समझिएगा। तब और त्वरण क्या होगा? जो उत्पन्न त्वरण होगा, जब बल कार्य करेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, उसे हम A मान ले रहे हैं। तब आपको पता है F जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है M के। मेरी बात समझिएगा। समीकरण 1 हो जाएंगे। इसे नियत त्वरण हो। अब यहाँ पर नियत क्या होगा? नियत A होगा। त्वरण आपका क्या होगा? नियत होगा। अगर लेकिन F प्रोपोर्शनल टू A के कब होगा? जब क्या होगा? नियत द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान। अब जब समीकरण 1 2 को अगर मिला दें हम, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर अगर हम मिला दें तब क्या होगा बताओ? जब हम मिलाएंगे तो अब यहाँ लिखेंगे, देख लो, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब समीकरण 1 2 को हम मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल टू MA हो जाएगा मिलाने पर। अब कॉन्स्टेंट में यहाँ क्या आ जाएगा? K आएगा, K MA। अब K का मान हम 1 मान लेंगे। क्या मान लिया? 1 मान लिया। प्रयोग के अनुसार, किसके अनुसार? प्रयोग के अनुसार हमने मान लिया 1 है। अब हम क्या करेंगे बेटा? अगर 1 हो जाएगा तो अब बराबर केवल MA आ जाएगा। क्या आ जाएगा? MA। लेकिन अगर हम यहाँ M का मान निकालें, यहाँ से M का मान निकालेंगे तो F/A आ जाएगा। भाई M A/A में चला जाएगा आपके ना, तो M का मान क्या हो जाएगा? F/A हो जाएगा। इस द्रव्यमान M को ही जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। इस द्रव्यमान M को ही क्या कहते हैं? जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब इतना नोट कर लो, फिर आगे कुछ हम देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। कैसा द्रव्यमान? गुरुत्वीय द्रव्यमान को हम पूरा देखेंगे। इसमें क्या क्या है बेटा? अब इसमें माना हमने किसी वस्तु का भार हम W मान ले रहे हैं। किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु का भार हम मान ले हैं W है। ठीक है, उसके द्रव्यमान के M के अनुक्रमानुपाती, भार उसके द्रव्यमान M के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। इतना समझ गए?
इसका यह मतलब हो गया। तो जो ये कैसे आया, देखिए आपको पता है कि जो W होता है वो mg होता है। जब ये कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। तो जिसका मतलब ये होगा भार जो है उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है ना। अब इससे हम क्या समझें बताइए। इसका मतलब ये है कि जो वस्तु का द्रव्यमान है बेटा, वस्तु का द्रव्यमान जो है उसी को हम गुरुत्वीय, देखिए वस्तु का द्रव्यमान ये ना, यह वस्तु का द्रव्यमान ही गुरुत्वीय द्रव्यमान है, गुरुत्वीय द्रव्यमान है। क्योंकि किसके साथ रहता है, ये गुरुत्वीय त्वरण के साथ रहता है। ये वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान हो गया ना। अब मान लिया मेरे पास दो अलग अलग वस्तु है, मेरी बात समझिएगा ना। अब मेरे पास दो अलग अलग केस हैं। अब देखिए दो वस्तु के लिए, तो पहले वस्तु के लिए तो अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया ना mg। तो पहले वस्तु के लिए W1 m1 g का मान तो बदलता नहीं, समीकरण एक ही रहेगा। अब दूसरे वस्तु के लिए देख लो, दूसरे वस्तु के लिए क्या हो जाएगा, W2 बराबर m2g। क्या भार, क्या बेटा, पहले वस्तु के लिए भार, दूसरे वस्तु के लिए भार, ये हो गया समीकरण 2। अब हम भाग देंगे 1 में 2 का समीकरण। अब इसके बाद इधर सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, क्या भाग देने पर अगर हम भाग दे रहे हैं तब क्या आएगा, W1 m1g, W2 m2g, g से g कैंसल, तो W1 बटे W2 फिर बराबर में m1 बटे m2। ये एक मेरा फार्मूला बन गया है। समीकरणों के में प्रतिशत द्रव्यमान को ही गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। तो थोड़ा सा इसमें पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण में प्रतिशत द्रव्यमान को ही गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान कहते हैं। लिख लोगे, द्रव्यमान कहते हैं, यही लिख दे रहे हैं, कहते हैं। ठीक बेटा, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इसके दूसरे पार्ट को हम बनाएंगे। यदि आप कमेंट करते हैं तो बहुत ही जल्दी हम इसके दूसरे पार्ट को भी बना देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं।